हेलो दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ईवीएस का सेकंड चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है बायोम एवं जैव मंडल, बायोम एंड बायोस्फीयर। दोस्तों, ईवीएस जो है हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ईवीएस को चैप्टर वाइज कवर करा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी वन लाइनर है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके टीआरई 4.0 के लिए, क्योंकि ईवीएस में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में ईवीएस से कम 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। और भी अदर एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ईवीएस आते ही आते हैं। तो आप लोग इस क्लास के अंत तक बने रहें। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है, पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकीय तंत्र क्या कहलाते हैं? पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकीय तंत्र क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बायोम। ठीक है, बायोम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो यह है जलीय बायोम। ठीक है, जलीय बायोम सबसे बड़ा बायोम है पृथ्वी पर। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो यह है टुंड्रा बायोम। ठीक है, टुंड्रा बायोम सबसे कम है। आगे देख लेते हैं, जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया गया है? तो जैव मंडल के अंतर्गत किन किन को सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया जैविक तथा अजैविक घटक को। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो कौन सा तंत्र है कि सभी समुदायों के जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो यह है खाद्य जाल, फूड वेब। आगे देखते हैं, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? ये पाया जाता है परपोषी। ठीक है, परपोषी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉक्स में क्या दिया गया है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, वे की स्टोन प्रजाति कहलाती हैं। ठीक है, तो वे प्रजाति जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, वो की स्टोन प्रजाति कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? की स्टोन स्पेसीज कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों संबंधित है? एबोनी तथा महोगनी वृक्ष जो है किन वनों से संबंधित है? तो यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, साल, सौगौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? साल, सौगौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो यह है मानसूनी वन बायोम, मानसूनी वन बायोम के से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती हैं? तो ये होती है शंकुधारी वन। ठीक है, शंकुधारी वन जो होते हैं अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती हैं। आगे देख लेते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकीय उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकीय उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। आगे देखते हैं, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। ठीक है, आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन में जो है सबसे कम तापांतर पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक हो जाती है?
ठीक है। तो किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? तो ये होती जाती है विषुवतीय वन बायोम में। विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है। आगे देख लेते हैं, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है मानसूनी बायोम को। मानसूनी बायोम को विक्षुब्ध पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में माना जाता है। आगे देख लेते हैं, बॉक्स में क्या दिया गया है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकीय शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यूकेलिप्टस जो वृक्ष है वो पारिस्थितिकीय शत्रु कहा जाता है। तो ये पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए सही नहीं है। जो वृक्ष है ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सागर जल के नीतल तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो जो सागर जल के नीतल में यानी कि नीचे में जो रहने वाले जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है वेंथस। क्या कहा जाता है? वेंथस। आगे देख लेते हैं, रेडियर किस बायोम का जंतु है? रेडियर किस बायोम के जंतु है? तो यह है टुंड्रा बायोम के जंतु हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो कब से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है वर्ष 1987 से। वर्ष 1987 से भारत में वन सर्वेक्षण विभाग का रिपोर्ट प्रकाशन किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो कितने वर्षों के अंतराल में भारत वन रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है? तो वो प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। आगे देख लेते हैं, लानोस तथा कंपोस्ट घास किस बायोम में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय घास बायोम में लानोस तथा कंपोस्ट घास पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? कौन सी प्रजाति हैं जो एक बड़े निवास स्थान पर रहती हैं तथा सामान्यतः प्रवासी होती हैं? तो वो है अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है पतझड़ वन। पतझड़ वन जो है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। आगे देख लेते हैं, अनुकूलतम बायोम ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। ठीक है, अनुकूलतम बायोम ये कहाँ पाई जाती है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो जो हाथी घास है वो सवाना बायोम की प्रमुख घास है। आगे देखते हैं, किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है उनके संरचना पर, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडारण तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शीतोष्ण घास बायोम को। ठीक है, शीतोष्ण घास बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, की स्टोन प्रजातियां जो होती हैं का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों इनका संरक्षण करना आवश्यक है? क्योंकि पारिस्थितिक
पारितंत्र की अन्य प्रजाति कीस्टोन प्रजाति के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। कीस्टोन प्रजाति के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजाति भी विलुप्त होती जाती हैं। ठीक है, तो इसका हम जो है कीस्टोन प्रजाति को हम संरक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी प्रजातियां क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और इनके वजह से और भी प्रजातियां विलुप्त होने पर विलुप्त होती जा रही हैं। आगे देखते हैं, पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है। तो पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पर्णपाती वन किस प्रकार के वायु में पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मानसून वन वायु में। ठीक है, मानसून वन वायु में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो भिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों के मध्य दो भिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इकोक्लाइन। क्या कहलाता है, इकोक्लाइन। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो किसने प्रस्तुत की थी, तो ये किए थे चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना की थी। आगे देख लेते हैं, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है, तो ये दी जाती है पश्चिमी घाट को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉपिक EVS का। दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।